हेलो नमस्कार आप सभी को। आज का क्लास है आषाढ़ का एक दिन। क्या है? आषाढ़ का एक दिन नाटक। ठीक है, किनका है? मोहन राकेश का। इस नाटक के विषय में हम लोग संपूर्ण रूप से जानेंगे और संपूर्ण नाटक पढ़ेंगे। तो आषाढ़ का एक दिन क्या है? तो आषाढ़ एक महीना का नाम है, हिंदी महीना का, जैसे हम लोग कहते हैं आषाढ़ बैसाख, इसी तरह। और अंग्रेजी ये हो गया जनवरी फरवरी। ठीक है, तो उसी में आषाढ़ आता है। ये आषाढ़ कब आता है? जून और जुलाई के बीच में आता है। ठीक है, जैसे अभी क्या चल रहा है, तो जून और जुलाई के बीच में आता है। हाँ, तो आषाढ़ है। और इस मंथ क्या होता है? बारिश थोड़ी होती है ज़्यादा। तो यही आषाढ़ का एक दिन, यह नाटक शुरुआत ही होता है आषाढ़ मंथ से, आषाढ़ के प्रथम दिन से, और अंत भी होता है आषाढ़ के मंथ से। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा कुछ मोहन राकेश के बारे में जानते हैं, इनके बाद नाटक पर आएंगे। हिंदी की नवनाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा को एक व्यापक सृजनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को जाता है। ठीक है, हिंदी में जो नया नाटक लिखने का प्रचलन चला, ठीक है, जो ठोस नाटक, ठोस आंदोलन जो चला, ठीक है, जो मानव का मतलब आदमी का जो अहम भावना या तो फिर जो अंतर्द्वंद चलता था, उसको नाट्य रूपांतर दिया किसने? मोहन राकेश ने। उन्होंने आधुनिक संवेदनाओं, आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा या तो पकड़ा है। ठीक, किसने? मोहन राकेश बोलता है। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता, क्या है नाटक? आषाढ़ का एक दिन कैसा नाटक है? तो यह नाटक कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मक, कालिदास का सत्ता, अभी इसका स्टोरी बताएंगे पूरा। कालिदास सत्ता चल जाता है राजनीतिक में, और सृजनात्मक, जो उसके अंदर सृजनात्मक गुण था सृजन करने का, साहित्य लिखने का, वो खो जाता है। ठीक है, सत्ता में चल जाने, राजनीतिक में चल जाने के बाद डिटेल में बात करेंगे, के माध्यम से कालिदास के सत्ता एवं सृजना के माध्यम से अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह केवल कालिदास का द्वंद नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि मोहन राकेश के कौन कौन से नाटक हुए हैं। इनका जन्म पहले कब हुआ? 1925 में, और देहांत 1972 में। ठीक है, इनके 4 नाटक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एकांकी सब आ जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में हुआ है। कब? 1958 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में। और आधे अधूरे नाटक भी आपके सिलेबस में लगा हुआ, यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में, और ये इसका क्लास भी बहुत जल्द आने वाला है, हमारे चैनल में बने रहिएगा। और चौथा है पैर तले जमीन। पैर तले जमीन अधूरा है, इसको पूरा करने का काम किसने किया? तो कमलेश्वर ने। हाँ, कमलेश्वर ने इसको पूरा करने का काम किया। कब? 1975 में ये पूरा हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। पैर तले जमीन किसका है? मोहन राकेश का है। अधूरा नाटक है, पूरा किसने किया? कमलेश्वर ने। कब? 1975 ईस्वी में। ये हो गया मोटा मोटा जानकारी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आषाढ़ नाटक पे। आषाढ़ नाटक की थोड़ा सा विषय वस्तु जान लेते हैं, इसके बाद इसके कौन कथन वचन जिसे क्या कहते हैं, इसके बारे इसका हम स्टोरी चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन, इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ है। यह नाटक 3 अंकों में, कितना? 3 अंकों में विभाजित है। यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मक के माध्यम, ठीक है, मध्य अंतर संघर्ष का चित्रण करता है। सत्ता और सृजनात्मक के मध्य अंतर संघर्ष का दिखाता है। यह केवल कालिदास का द्वंद नहीं, जो आधुनिक जीवन का अंतर्द्वंद है, जो बता चुका हूँ। बच्चन सिंह लिखते हैं, बच्चन सिंह लिखते क्या? यह राजश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मक का नाट्य बिंब है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। अब हम लोग आते हैं नाटक की भूमिका में। क्या है? नाटक की भूमिका में। नाटक की भूमिका पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा नाटक के विषय वस्तु में चल जाते हैं। नाटक के विषय वस्तु में जाते हैं। ठीक है, नाटक के विषय वस्तु में, नाटक शुरू होता है आषाढ़ के प्रथम दिन से। क्या? आषाढ़ का एक दिन जो प्रथम दिन था, वहीं से नाटक शुरू होता है। कालिदास और मल्लिका क्या करते हैं? कालिदास और मल्लिका आषाढ़ के प्रथम दिन में, ये पहले ये जान लेते हैं कि कहाँ का है। तो उत्तराखंड राज्य के, ठीक है, एक ग्राम प्रदेश का कहानी। गांव का नाम क्या था? ग्राम प्रदेश। ठीक है, वो ग्राम प्रदेश, वो गांव का कहानी है, जिसमें कालिदास और मल्लिका, अंबिका, इस सब करके पात्र रहते हैं। तो बरसात के दिन शुरू हुआ था, पहला आषाढ़ का पहला ही दिन था। और उस दिन पहाड़ों में क्या है?
पहाड़ों के बीच में जो ये घाटी होती है, ठीक है, घाटी है, समतल जो मैदान होती है, थोड़ा सा घाटी में कालिदास और मल्लिका घूम रही थी, मतलब बारिश हो रही थी झमाझम, ठीक है, बारिश हो रही थी, उसी समय कालिदास मल्लिका पूरा भीग गए थे और घूम रहे थे पहाड़ों वादियों में, ठीक है। इसके बाद भीगते हुए मल्लिका जब आई घर तो उसकी माँ क्या कर रही थी, सूप में धान फटक रही थी, जिसको हम लोग कहते हैं फटकना, धान को कंकड़ी सबसे हटाना, ठीक है। धान फटक रही थी, वहां से आके वो बहुत खुश थी मल्लिका कि कालिदास के पास इतना घूमे, समय बिताया। वह बोल रही है कि माँ देखो ना मैं कैसे भीग गया हूँ। माँ उस कि देख के ये उनको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो कालिदास के पास घूमती है, जो कि गांव में अफवाह है कि कालिदास इनके साथ घूमता है और दूर दूर तक पहाड़ों वादियों में घूमता है, जो कि गांव की नज़र से ये अच्छा नहीं है। तो एक माँ की नज़र से भी ये अच्छा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसको ताना सुनने को मिलता है। तो इसीलिए माँ उनकी खुश नहीं होती, लेकिन माँ को इसने खुश करने का बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन माँ नहीं होती है। इसके बाद यहीं पे कालिदास के बारे में बोलता है कि मैं किसके पास था, ऐसा कुछ। तो बोलती है कि मल्लिका कि माँ मैं भावना का वर्णन किया हूँ। तो माँ बोलती है कि जो आपका भावना है वह भावना नहीं, वो छलना है। तो जैसे समझाती है उनको, लेकिन मल्लिका समझती नहीं है। इसी तरफ से उधर एक सावक, एक घोड़े की आवाज़ आती है, घोड़े की आवाज़ आती है। और कौन आता है उसमें? उस दंतुल आता है, राजपुरुष आता है घोड़े से। किसको? कालिदास को। उज्जैनी से खबर आया था कि कालिदास को उज्जैनी का राजा बुलाया है। क्यों? कह कि एक रचना इसने किया था, ऋतु संहार। ऋतु संहार कहाँ किया था? वो गांव में, ग्राम प्रदेश में ही ऋतु संहार किया था। इसके लिए ख्याति बहुत ज़्यादा उनके राज्य में हो गया था। तो उज्जैनी के राजा उनको अपने यहाँ बुला लिया। बुलाने के लिए किसको भेजा था? तो दंतुल नाम के एक पात्र हैं, उनको बुलाने के लिए भेजा था। लेकिन वहाँ एक हिरण सावक, हिरण के बच्चे को देखा दंतुल ने और उसको मार दिया, तीर धनुष एक तीर मार दिया। लेकिन उसको कालिदास ने उसको बचाया। इसके बाद दोनों में अंतर्द्वंद हुआ, मतभेद हुआ, ठीक है। फिर लड़ाई के निकल जाता। इसके बीच में मल्लिका आ जाती है और मल्लिका बोलती है कि आप कालिदास से ऐसे नहीं लड़ सकते, ऐसे नहीं। वो जानवर की रक्षा करते हैं, मतलब बचाते हैं सावक को, बच्चे लोग को। तो बोलते हैं यही कालिदास है, मुझे तो पता ही नहीं था, माफ़ कीजिएगा। इन्हीं को तो लेने के लिए मैं उज्जैनी से चलकर आया हूँ। तो क्या करते हैं, उज्जैनी से जाने के लिए आया, लेकिन कालिदास बोले कि मैं नहीं जाऊंगा राज में। इनके मामा जी, मल्लिका, ये सब हट कर गए इनको भेजने के लिए। और मातुल, ये सब क्या है? मातुल कौन है? तो मातुल है कालिदास के मामा जी। मातुल खैर अर्थ ही होता है मामा मातुल का। तो मातुल इनको भेजने के लिए क्या करते हैं, जिद कर जाते हैं, बहुत तरह से समझाते हैं। इसी बीच में एक विलोम नाम का पात्र है, जो विलोम है, जो कालिदास के ही जैसा इस नाटक के नायक है, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं नेगेटिव किरदार में है। उसने कालिदास को बोल रहा है कि आप अकेले मत जाना, आप मल्लिका को लेके जाना। लेकिन जब मल्लिका बहुत जिद करती कि आप जाओ, और कालिदास नहीं जाना चाहते थे। क्यों? कहे कि वहाँ राजनीतिक में प्रवेश करने के बाद आदमी या इंसान क्या अंदर से अपना इमोशन, या तो जो मानव का गुण होता है, इमोशन या तो कुछ भी, उसको खो देता है। तो इसीलिए कालिदास जाना नहीं चाहता। लेकिन मल्लिका, उनके मामा जी, उनके और अड़ोस पड़ोस सभी लोग बोलने लगे कि आप जाओ, राजा से बुलावट है, आप जाओ। तो चल गए। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, ये प्रथम अंक का कहानी था, ठीक है। प्रथम अंक में कहाँ? घर से, ग्राम प्रदेश से कहाँ गए वो? तो उज्जैनी गए। अब उज्जैनी जब गए, दूसरा अंक यहीं से बात होता है। क्या? ये प्रथम अंक का स्टोरी खत्म और दूसरा अंक आता है। 3 अंक है टोटल, 3 अंक का प्रथम और दूसरा अंक। जब वहाँ उज्जैनी जाते हैं कालिदास, वहाँ रचना भी करते हैं बहुत सारे, जैसे और उनका कुमार समूह, ये सब रचना वहीं पे होता है। इसके बाद मल्लिका यहाँ अकेली, ग्राम प्रदेश में अकेली, और कालिदास वहाँ पे उज्जैनी में राज दरबार में। तो फिर इसी के बीच में कालिदास ने प्रियंगमंजरी से अपना विवाह कर लेता है। किसे? प्रियंगमंजरी से, जो राजकन्या होती है। प्रियंगमंजरी से जब विवाह करता है तो और मल्लिका यहाँ पे अकेली है। मल्लिका जितने भी बिजनेस करने वाले या तो धंधा करने वाले जो उज्जैनी से आते थे उत्तराखंड की तरफ, उनसे उनके लिखे हुए रचनाओं का प्रतियाँ मंगाती थी। उनके पास पैसा भी नहीं था, बहुत मुश्किल से किसी तरह से करके उनके प्रतियाँ मंगाते थे। कालिदास के रचनाओं को वह पढ़ती थी, रखती थी। और इसी के बीच में मल्लिका पेड़ के छाल को काट के, मतलब छाल से ही पेपर बनता है, इसी तरह पेपर बनाने के लिए पेड़ छाल उतार के रखता था, जो कि उसको लिखने के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ अपने रचना उसमें करे कालिदास, देने के लिए गिफ्ट के तौर पे।
तो यहाँ तक हुआ। इसके बाद शादी कर लिया। तो दूसरा अंक अभी तक यही हम लोग जानेंगे। दूसरा अंक क्या हुआ, खत्म हो गया यहाँ। और तीसरा अंक आता है, कौन, तीसरा अंक आता है कि उज्जैनी से कश्मीर में कालिदास को राजा के पद दे दिया गया हो। तो कालिदास उज्जैनी से कश्मीर जाते वक्त वह ग्राम प्रदेश में आता है। ग्राम प्रदेश में कालिदास आता है और उसके साथ में आती है प्रियंगमंजरी, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, और उसी साथ में अनुनासिक ये सब आती है पात्र भी, ठीक है। तो वहाँ पे कालिदास आता है ग्राम प्रदेश। फिर बहुत मातुल भी और अंबिका का उसमें मृत्यु हो जाती है। फिर और विलोम ये सब बोलते हैं कि मल्लिका कालिदास आए हैं, लेकिन कालिदास एक बार भी मल्लिका के पास देखने के लिए नहीं जाता है। तो नहीं जाता है। प्रियंगमंजरी बीच में आती है देखने के लिए, मिलने के लिए कि मल्लिका, मैं आपके बारे में कालिदास के मुंह से बहुत सुना हूँ, आप चलिए हमारे पास मेरी संगिनी सहेली बन के कश्मीर। लेकिन वह बोलती है, और वो बोलती है कि प्रियंगमंजरी बोलती है कि अब मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सैनिक हैं या तो अधिकारी हैं, जो कि आप उनसे, 2 अधिकारी साथ में हैं, उनसे आपका विवाह करवा देंगे। तो वह बोलती है कि कैसी बात कर रही हैं मैम आप, या तो राजकन्या के बारे में। तो बोलती आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो प्यार, अंदर से ये तो बोलती नहीं, वो अंदर से सोचती मैं तो प्रेम तो कालिदास से करता हूँ और आप ऐसी बात कर रही हैं। तो वहाँ और कालिदास उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। दूसरा अंक खत्म। तीसरा अंक क्या था, कश्मीर का। तीसरा अंक है अब कश्मीर के राज्य। कश्मीर में जब वह राजा के पद धारण करते हैं, तो जब वह पूरी तरह से कट जाते हैं मल्लिका से, गांव से, और उनके राज्य में बहुत सारे उपद्रव होने लगे, विरोध होने लगे, तो क्या किए, वह कश्मीर राज्य को छोड़ के ग्राम प्रदेश आ गए। और तब तक मल्लिका की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनकी जो एकमात्र मम्मी थी, वो भी मतलब उनका भी मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। इसके बाद इनके रहने खाने का बहुत दिक्कत होने लगा। तो इनका, मल्लिका का विवाह किससे होता है, विलोम से हो जाता है। विलोम से करा दिया जाता है विवाह, जैसे कि इसका राजपाट चल सके, घर परिवार। तो ये मजबूरी में, जो विलोम से ये कभी नफरत करती थी, वही विलोम से इनका शादी हो जाना, आप समझ सकते हैं कितनी दुख की बात होगी। तो जब इसी तरह से जब शादी हुआ, तो फिर क्या, कश्मीर राज्य को छोड़ के आ गए कालिदास। इसके बाद फिर डायरेक्ट ग्राम प्रदेश आए, और लास्ट दिन वही था, आषाढ़ का प्रथम माह था और प्रथम दिन था। इसी तरह पहला दिन जो पहाड़ी वादियों में घूम रहे थे, बारिश का दिन था, झमाझम करके बारिश हो रही। इसी तरह और अपना घर में क्या, मल्लिका सोच रही है, कालिदास के बारे में स्मृति कर रही है, याद कर रही पुराने दिनों को। और इसी बीच में कालिदास उनके घर के सामने खड़ा हो जाता है, कि मल्लिका के घर के सामने खड़ा हो जाता है कालिदास। मल्लिका देख के एकदम अचंभित हो जाती है कि कालिदास यहाँ पे। कालिदास फिर बात करता है कि मल्लिका तुम, तो फिर बहुत तरह से बात चलता है, उतना डिटेल में हम लोग नहीं चलते, अभी पढ़ेंगे ही। तो बात चलता है, इसी के बीच में मल्लिका बोलता है कि, कालिदास बोलते हैं मल्लिका कि चलो मल्लिका, अब हम लोग अंत आरंभ, मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे जीवन जीने के लिए पहले जैसा। लेकिन इसी बीच नहीं जानता है कालिदास की मल्लिका के साथ क्या क्या गुजरा, क्या क्या करना पड़ा इसको मजबूरी में। तो इतने बात हुआ। इसी के बीच में मातुल आ जाता है, विमल, ठीक है, विलोम आ जाता है। जब विलोम आता है, तो विलोम कैसा, शराब पी के आता है, और ये जो गेट यहाँ बंद था, गेट के पास आके लात मारता है, धक्का मारता है। वो बोलता है, कालिदास जब खोलने जाता है, तो कहती है मल्लिका कि मत जाओ कालिदास, मत खोलो गेट, मत खोलो दरवाज़ा, मत खोलो। कालिदास रुक जाता है। फिर जब नहीं होता है, तो अब जोर से लात मारता है इसमें दरवाजा में, और टूट जाता है। विलोम देखता है कि कालिदास। फिर बहुत तरह से बात चलता है, इसी तरह से बहुत तरह से। इसी बीच में मल्लिका का एक बच्चा भी हो जाता है। इधर जब पूरा बारिश हो रहा है, इधर विलोम से बात हो रहा है, तब तक उनका बच्चा रो रहा था। मल्लिका जब बच्चा लाने गया, तब तक कालिदास समझ गया। इसके बाद कालिदास उल्टे पैर चल दिया बाहर। जब बाहर चल दिया उल्टे पैर, इसके बाद इसी में से क्या हुआ, मल्लिका आवाज़ दे रही, कालिदास 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 करके, कि काश रुक जाए, कालिदास आ जाए लौट के। लेकिन कालिदास चलते रहा। मल्लिका भी दौड़ चली, बस इस दरवाजे के पास आई, पे एक बार उठाया, लेकिन जा नहीं पाई छोड़ के, कि कालिदास अगले बार भी छोड़ के चल गया था, फिर से छोड़ के चल गया। ये बहुत मार्मिक कथा है, इसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, चलते हैं आगे, ठीक है। ये स्टोरी था 3 अध्याय का। हमको लगता है कि याद हो गया होगा स्टोरी। अब इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए, भूमिका क्या है? हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के, ठीक है, रंगों और राशियों को हमारे विवेक और को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन, ठीक है, दैनंदिन जीवन के राग रंग प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और संपन्नों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से ही कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रसंगों के, ठीक है, अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं और दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। कहने का इसका मतलब है कि जो पश्चात में रंगशाला चल रहा है या तो नाट्य खेला जा रहा है, वहाँ के अपेक्षा रंगमंच हमारे यहाँ भारत का कुछ अलग होगा, ठीक है, वहाँ के जैसा बिल्कुल सेम नहीं होगा। ये कहने का भूमिका में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पहला प्रथम अंक जो कहानी सुना है वही है, देख लेते हैं। प्रथम अंक में नाटक का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है, ठीक है। मेघदूत की शुरुआत भी एक रचना है कालिदास का मेघदूत, उसका भी रचना शुरुआत आषाढ़ के महीना से होता है, ठीक है। यहाँ कालिदास अपने गांव में लेखन कार्य में व्यस्त थे। कालिदास अपने गांव में क्या लेखन कार्य कर रहा था, और कालिदास अपने गांव में कौन सा रचना का लेखक किया था, कौन सा किया था, तो आप लोग को मैं बताया था ऋतु संहार का, ठीक है। इसके बाद वहां मलिका से उनका अनुराग था, प्यार था, प्रेम था, ठीक है। आचार्य व रुचि उन्हें उज्जैनी से ले जाने के लिए आते हैं, जहां उन्हें राज्य कवि का दर्जा दिया जाता है। अनिच्छा के बावजूद कालिदास को जाना पड़ता है, जो इच्छा नहीं रहने के कारण भी मलिका ये सब, मातुल सब और विलोम सब कहता है कि जाओ, लेकिन मलिका को साथ ले जाए, सिर्फ विलोम कहता है मलिका। और अंक दूसरा में कहता है कालिदास उज्जैनी में बहुत कीर्ति प्राप्त करते हैं तथा राजकन्या प्रियमंजरी से विवाह कर भी लेते हैं। कालिदास मातृगुप्त नाम से भी अभिहित, याद रखिएगा, कालिदास मातृगुप्त के नाम से भी जाना जाने लगा है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ख्याति प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, कश्मीर, और बाद में कश्मीर के शासक भी बनते हैं। इसके बाद कश्मीर जाने के क्रम में कालिदास तथा प्रियमंजरी उनके गांव आते हैं। कहाँ? ग्राम प्रदेश। मलिका का जीवन यहाँ, ठीक है, भावग्रस्त है, मतलब इतने ज़्यादा कुछ पूर्ति नहीं है, जीवन जीने के लिए जो चीज़ होता है उसके लिए भी कुछ नहीं है। प्रियमंजरी उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है, जिसे मलिका ठुकरा देती है। कालिदास मलिका से मिलने नहीं आता है, कालिदास मलिका से मिलने नहीं जाता है। और अंक तीसरा में क्या चीज़ होता है कि अंतिम दृश्य है आषाढ़ का। अंतिम दृश्य कैसे? जैसे प्रथम दृश्य कौन था? पहला दृश्य आषाढ़ का है, इसी तरह अंतिम दृश्य भी आषाढ़ का है। वर्षों, ठीक, वर्षा हो रही है जोर से। कालिदास कश्मीर का राज छोड़कर वापस आता है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। मलिका विलोम से विवाहित हो चुका है तथा उसकी संतान भी है। वह सब कुछ फिर से शुरू करने की इच्छा से आया था, परंतु कोई संभावना ना देख वह चला जाता है, उल्टा कदम ही उठा के। यहाँ हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है। पात्र की बात करते हैं। जो मलिका है, जो बता चुका हूँ, कालिदास की प्रेमिका है। कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मनाती हैं। उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से कालिदास की रचनाएं मंगवाता है, प्रतियां, ठीक है। विलोम से नफरत के बावजूद अंततः उससे विवाह होता है। महामारी में इनका पिता की मृत्यु, मलिका का पिता का मृत्यु कब हुआ था? महामारी में, ठीक है। जीवन के प्रति भाववादी दृष्टिकोण, जीवन के प्रति भाववादी दृष्टिकोण जीने की दृष्टि से, ठीक है, जीवन जीने की दृष्टि। कालिदास क्या करती है? कालिदास कौन है? तो मामा मातुल द्वारा बोलता है कालिदास को किसने पाला था? तो उनके मामा जी, ठीक है, अपने गांव में लाके। ऋतु संहार कुमार समूह में एक दो रघुवंश का रचयिता है। अपना गांव छोड़कर घुटन महसूस होता है। कालिदास जब ग्राम प्रदेश छोड़ के गया था तो उसको घुटन महसूस होता था, अपनी सृजनशीलता खो देता है और जाके राजनीतिक में अपनी सृजनशीलता खो देता है। लिखने का वो अच्छे रचनाओं जो लिख रहा था, जिसकी वजह से ख्याति प्राप्त, जिसके लिए उज्जैनी से बुलावा आया, वो सब खो गया, ठीक है, खो दिया। सम्राट की, ठीक है, निधनोपरांत कश्मीर में विद्रोह बढ़ने पर वहाँ का शासन छोड़ देता है। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध होने लगता है तो क्या करता है, वहाँ छोड़ के आ जाता है। दंतुल के बाण से घायल, ठीक है, हिरण शावक, हिरण के बच्चे को बचाता है। किसने? तो कालिदास, ठीक है। अंबिका, मलिका की माँ है अंबिका। मलिका और कालिदास के प्रेम से नाखुश रहती है। घोर अर्थार्थवादी दृष्टिकोण, घोर अर्थार्थवादी मतलब कल्पना में नहीं बहने वाली, ठीक है, कि ऐसा संभवता नहीं, ऐसा बात नहीं, जो है उसी को डायरेक्ट रखना। जीवन पीड़ा का इतिहास है, इसको जीवन पीड़ा का इतिहास से। मलिका का विवाह कराने की इच्छुक है, सबका इच्छुक होता है किसी भी माँ बाप का कि अपना बेटी को विवाह करवा ले समय रहते। विलोम है, ग्राम पुरुष है, ठीक है।
विलोम इन्हीं से शादी होता है। कालिदास से समझ प्रतिनायक के रूप में, कालिदास की समझ ये भी इस नाटक का प्रतिनायक नायक है, ठीक है। नायक के बाद जो प्रतिनायक होता है। कालिदास के उज्जैनी जाने से पूर्व मल्लिका तथा कालिदास के विवाह का प्रस्ताव रखता है। यही व्यक्ति थे जो कि उज्जैनी जाने से पहले मल्लिका को साथ ले जाने को बोलता है कि विवाह कर लो, तुम साथ ले जाओ मल्लिका को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद फिर मल्लिका का दीन दशा बहुत खराब हो जाता है। गौण पात्र देख लेते हैं कौन कौन है, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं इसलिए कह के नाटक शुरू करेंगे। दंतुल कौन है, दंत कह ये सब दंत फिर नाटक में पढ़ेंगे। दंतुल राजपुरुष है। मातुल कौन है, कालिदास का मामा है जो पालने वाला है, ठीक। किसको, मातुल किसको पाला है, तो कालिदास को, ठीक है। कवि है, मातुल भी कवि था, याद रखिएगा, ठीक है। चाटुकार था और ठीक है वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बकबक करने वाला था। कालिदास के साथ कश्मीर जाता है। कालिदास के साथ कश्मीर कौन जाता है, तो मातुल जाता है। मातुल कालिदास के साथ कश्मीर क्यों जाता है, क्या है कि इसके साथ भी बहुत अन्याय हो जाता है। कहाँ, उज्जैनी में इसका पैर हाथ तोड़ दिया जाता है, ठीक, विकलांग हो गया है, बैसाखी से चलता है। निक्षेप, ठीक है, निक्षेप ग्राम पुरुष है। मल्लिका से कालिदास का हट है, मल्लिका से कालिदास का हट तोड़वाने का अनुरोध करता है। जो मल्लिका से कालिदास का हट जो था कि आप उज्जैनी जाओ, ठीक है, उज्जैनी ना जाने का, उससे तोड़ने का काम करता है, ठीक है, कालिदास से। रंगिनी, रंगिनी कौन है, रंगिनी नागरी है, ठीक है, मतलब नगर में रहने वाली है, ठीक है, मृदंग है और वाणी वादक तथा सुंदर प्रणय गीत लिखती है। तो याद रखिएगा सुंदर गीत लिखने वाली कौन है, रंगिनी, ठीक है। इसी नाम से एक और है संगिनी, ठीक है। संगिनी नागरी है, नृत्यांगना है, नाचने वाली तथा नाटक लिखने वाली। तो नाटक लिखने वाली यहाँ पे कौन कौन हुए, कालिदास और संगिनी भी नाटक लिखने में रुचि रखता है, याद रखिएगा। अनुस्वार कौन है, अधिकारी है, अनुनासिक भी अधिकारी है। आता है प्रियंग मंजरी, क्या है, प्रियंग मंजरी। प्रियंग मंजरी राजकन्या है, कालिदास के पत्नी है, जो कालिदास बाद में उज्जैनी जाके मातृगुप्त का ख्याति प्राप्त करता है। मल्लिका से स्पर्धा महसूस करती है, क्यों, क्योंकि उनके पति पहले प्रेम करते हैं उससे पहले, ठीक है। उससे अपनी संगिनी के रूप में कश्मीर चलने का प्रस्ताव देती है, लेकिन मल्लिका उसको ठुकरा देती है। विशेष क्या है, तो विशेष या नाटक को संगीत नाट्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कब, 1959 को। इसमें एक फिल्म भी बना है, आषाढ़ का एक दिन नाम से। किसने निर्देशन, किसके निर्देशन, किसके डायरेक्टर कौन थे, मणिकौल थे, ठीक है, मणिकौल रत्नाकर, ठीक है। इनके अच्छा इस नाटक में एक और ठीक है पंतजलि का उल्लेख मिलता है। यहाँ ये हो गया हमारा मोटा मोटा विषय वस्तु, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। कथा भी सुना दिया, विषय वस्तु भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने आषाढ़ के एक दिन नाटक में, ठीक है। ये भूमिका हुआ, ठीक है, ये भूमिका हुआ जो कि यहीं से मैं वहां से उठाया था, तो ये बता चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ मैं उठाई, इम्पोर्टेंट चीज़ था सो भूमिका से, ठीक है। क्योंकि आजकल भूमिका से भी पूछ लिया जाता है। यही बात अभी जो पात्र का बात हुआ, ठीक है। अंबिका कौन, ग्राम के वृद्धा, मल्लिका की माँ, मल्लिका जो प्रेम मंजरी, ठीक, कालिदास से प्रेम करती है। कालिदास कवि है। दंतुल जो कौन है, राजपुरुष है। मातुल कवि कालिदास का मामा है। निक्षेप ग्राम पुरुष है। विलोम कौन है, ग्राम पुरुष है, जो बाद में विलोम से शादी होता है मल्लिका का, ठीक है। रंगनी और संगनी कौन, नागरी है, ठीक है। अनुस्वार अनुनासिक कौन है, अधिकारी है। अनुनासिक है जो कि नाटक लिखने में रुचि रखती है। अनुनास और अनुस्वार क्या करती है, गीत गाने में ज्यादा इनका ध्यान रहता है। प्रियंग मंजरी राजकन्या है जो, और कवि का पत्नी, कवि मतलब कालिदास का, ठीक है, ये तो बता चुका हूं। यह तीन अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक जो स्टोरी सुनाया, दूसरा अंक, ठीक है, तीसरा, 3 अंकों में विभाजित है। और अब चलते हैं समय को ना गवाते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे, ठीक है। प्रथम अंक शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेन पतला कर लेने दीजिए। हाँ चलिए, प्रथम अंक में क्या होता है, तो पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन। नाटक है, नाटक एक दृश्य बनाइए, ठीक है। नाटक हो रहा है, नाटक कहाँ हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ इतने दूर तो नाटक खेलता है, इसके बाद इधर तो सब रेडी उडी होने के लिए रहता है। यहाँ क्या है, पर्दा गिर रहा है, उठ रहा है। इसका मेघ, आषाढ़ का दिन है। आषाढ़ दिन क्या होता है, बारिश हो रहा है, जैसे अभी क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है और गर्जन हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ध्यान में लगाइए यहीं पे देख के, ठीक है। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर, ठीक है, विलीन हो जाता है। जो गरज रहा था वो क्या हो गया, बंद हो गया। पर्दा धीरे धीरे उठता है, ठीक है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारों, ठीक है, दीवारों लकड़ी की है
परंतु निचले भाग में जितनी मिट्टी से पोती गई है, ठीक क्या है, चिकनी मिट्टी से पोती गई है, बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह, गेरुआ मतलब एक कलर होता है, ठीक, गेरू से चिन्ह से बना हुआ है। सामने का द्वार अंधेरी ड्योरी में खुलता है। अच्छा, कुछ कुछ देखिए संस्कृत शब्दों का यहाँ ज़्यादा प्रयोग मिलता है और आगे भी मिलेगा। ड्योरी मतलब होता है आंगन कह सकते हैं, ठीक है, ये घर है और मान लेते हैं इधर से इधर इतना घर है, ठीक है, और ये आंगन है। तो कहीं कहीं आंगन भी मिलता है, कहीं कहीं दीवार भी मिलता है, ठीक है, तो ये द्वार है। इस घर का कहाँ द्वार खुलता है, आंगन में। तो इसी तरह ड्योरी मतलब आंगन भी समझ सकते हैं, ठीक है, आंगन में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, ठीक है, जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं, ठीक है। बाएं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने का के लिए होता है, दूसरे कमरे में जाने के लिए, ठीक है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्पों का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ क्या है, द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल एवं शंख बनाए गए हैं। किससे, हल्दी से और गेरू कलर से, ठीक है। हल्दी क्या है, कलर है, हल्दी कलर से। दाएं और बड़ा सा झरोखा है, ठीक है, जहां से बीच बीच में बिजली कौंधती है। झरोखा नहीं समझते हैं, झरोखा जिसे ये है, ठीक है। ये क्या है, ये पहाड़ का निचली भाग है। अब यहाँ से क्या है, घाटी इसको कह सकते हैं, ठीक, घाटी यहाँ से दिखता है और यहाँ से क्या गर्जने सब होता है, ठीक है, बीच बीच में बिजली कौंधती दिखती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है, ठीक है, प्रकोष्ठ में एक चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन, ठीक है, सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हट कर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिक और काई जमी है, ठीक है, जिन्हें कुसा क्या है, जिन्हें कुसा से ढककर उस पर पत्थर रख दी गए। कुसा एक घास है, ठीक है, कुस जिसको कहते हैं, जो पूजा पाठ में लगता है वो। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ छाल बिछी है, ठीक है, क्या है, एक लकड़ी का है जिससे बाघ छाल यहाँ बिछाया हुआ है, ठीक है, इस पर बैठता है लोग, ठीक है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। चूल्हा के निकट यहाँ चूल्हा है, चूल्हा के निकट क्या है, 2 चौकी है लगा हुआ है। उनमें से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। छाछ में तो मान लेते हैं हम लोग सूप, ठीक है, सूप ही टाइप होता है फटकने वाला, धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। क्यों लंबी सांस लेती है, देखती है कि बारिश मौसम खराब है और मलिका बाहर है। सामने का द्वार खुलता है और मलिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मलिका क्षण भर ठिठकती है, ठीक है, ठिठकती मतलब खुशी होती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। और मलिका इतना खुश है, क्यों मलिका खुश है, क्योंकि कालिदास के साथ इतने समय तक बिताया पहाड़ियों वादियों में, ठीक है, बरसात के समय कहते हैं अपने प्रेमी जोड़ियों कहते हैं कि बरसात के समय घूमना चाहिए, अच्छा लगता है, ऐसी तरह मान्यता है, पता नहीं ये सब चीज़ कितना कारगर है। चलिए मलिका, हाँ ये हो गया। मलिका बात करती है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक क्या है, दूर दूर तक उपत्यकाम भीग गई, मतलब दूर दूर तक सारी चीज़ भीग गई है, पहाड़ घाटी सारा चीज़ भीग गई है। और मैं भी तो माँ, देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मलिका घुटनों के बल पर बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। माँ से प्रेम बहुत करती है मलिका, ठीक है, उसके घुटनों पर बैठ के माँ के सिर पे माथा रख देती है। गई थी दक्षिण से उड़कर आती बिल्कुल ठीक है, पंक्तियों को देखती हूँ और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। बोल रही इतना खुश है जो कि एकदम सारा वस्त्र भिगा के आया हूँ, मतलब बहुत खुश है वो। उसके केसों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। मम्मी का केस क्या है, चूमती है माथा, और सूखे वस्त्र कहाँ है माँ, पूछती है मम्मी से सूखे वस्त्र कहाँ है माँ। इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, मतलब ठंडी लग जाएगी, ठीक है। तुम बोलती क्यों नहीं माँ, तुम बोलती क्यों नहीं। अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका सूखे वस्त्र अंदर, अंबिका बोलती क्या, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पे है, ठीक है, एक रखने वाला कपड़ा होता है तल्प, उस पे है, ठीक है। उस समय अलमारी नहीं था, लेकिन अलमारी में लोग समझ सकते हैं। मलिका बोलती है तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए माँ, क्योंकि माँ को पता था बेटी आज बाहर में भीग के आ रही है, तो इसीलिए बुखार हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, इसलिए माँ पहले निकाल कर रख दिया। अंदर तो चल देती है, ठीक है, अंदर कौन चल जाएगा, मलिका, ठीक है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मैं तो कालिदास के साथ घूम रहा था। द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं माँ, भीगती
नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। वंचित रह जाती क्यों? इतने सुंदर वादियों में कालिदास साथ में। द्वार से टेक लगा लेती है, चारों ओर ठीक है धुआंरे मेघ, मतलब ठीक है धुआंरे मेघ गिराए हैं। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की ठीक है पगडंडी पर नीचे नीचे उतरा है। पगडंडी मतलब घाटी है, ठीक है, ये घाटी है, पहाड़ पहाड़ मान लेते हैं ऐसा। ये जो ये है ना सिरा सिरा इसके पे, ठीक है, पगडंडी पर नीचे नीचे उतर गई, ठीक है। एक बार मेरा अंकुश भी हवा में उड़ा दिया, दुपट्टा, ठीक है, अंकुश दुपट्टा भी हवा में उड़ा दिया। फिर बूंदे, ठीक, बूंदे पकड़ने लगी। अंबिका, क्या अंबिका से आंखें मिल जाती है, क्या अंबिका से आंखें, माँ गुस्सा में थोड़ा देखती है और आंखें मिलाती है। वस्त्र बदल लूँ फिर आकर तुम्हें बताती हूँ माँ। बहुत कुछ अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है अंबिका, उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है। कुंभ मतलब घड़ा टाइप में, ठीक है, और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के ठीक है प्रकोष्ठ से मलिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में मलिका झलक भी दिखाई देती है। क्या मलिका इतना खुश थी जो कि घर के अंदर भी गाना गाती है, ठीक है, गाना गाती है। नीलकमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह, ठीक है, आयु की तरह, स्वप्न की तरह चित्रमयी। मतलब इतना बढ़िया उसको लगा, जो कि बोल रहा है कोमल और आदि मतलब गीला वस्तु की तरह, ठीक है, इतना मुलायम कोमल और वायु की तरह, और स्वप्न के वायु की तरह सरसराती हवा और स्वप्न की तरह, मतलब वो चित्रमयी कर रही है, बना रही है, ठीक है। मैं चाहती थी तो उसे अपने में भर लूँ पर आंखें मूंद लूँ। क्या बोल रहा है कालिदास के बारे में? मैं चाहता था उसको अपने इथि में भर लूँ और आंखें मूंद लूँ। मेरा तो शरीर भी निचोड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पी लिया। ओह, शीत की चुभन के बाद, ठीक है, उष्णता का या स्पर्श। गुनगुनाने लगती है, ठीक है, संस्कृत का है, क्या है, कोलियदल, क्या है, कोलियदलनी लेरुत्र तस्योंत्रमो मो। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ? पूछते हैं गिले वस्त्र कहाँ डाल दूँ, यहीं रहने दूँ? माँ से पूछते हैं। मिद्रु पवन विधु, ये सब गाना गा रही, संगीत गा रही, ठीक है। मिद्रु पवन विधुते द्वंद, ठीक है, मंद मंद चल, ठीक है, चल भी अप्रहित्वीम, संस्कृत का शब्द है। चेतस, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चेतस्योते सैंद्र चापे, इसका पथिक जन वधुनाम तद्योग कुलानम, ठीक है, बाहर आ जाती है, इतना खाली जानिए। संस्कृत है, हम लोग को उतना नहीं देखना है। माँ आज वे क्षण में कभी नहीं भूल सकती। मम्मी को बता रही कि माँ कितना खुश, आप समझ सकते हैं एक ही शब्द को बार बार। माँ मैं ये शब्द कभी नहीं, वो क्षण कभी नहीं भूल सकता। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वह सौंदर्य, ठीक है, स्पर्श होते हुए भी मानसल होता है। मतलब जिसको ना छुआ जाए, इसका भी लग रहा था जैसे मैं छू सकता हूँ उसको। मैंने उसे छू सकती थी, मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। आप समझ सकते हैं इतने सुंदर दृश्य को एक कविता के रूप में प्रस्तुत कर देना, कवि लोग को कितना बड़ा महारत हासिल है इस चीज़ में। इसी तरह वह कहती है, मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्योंकि कोई पर्वत शिखरों को, ठीक है, सहलाती मेघ मलाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने मंथन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है, ठीक है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? माँ नाराज है उनसे। अंबिका देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। अंबिका कहती है कि देख रही हो मैं काम कर रहा हूँ, चावल फटक रहा हूँ, धान फटक रहा हूँ। मलिका बोलती है, फिर काम तो तुम हर समय करती रहती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मलिका उसके साथ से छाल ले लेती है, सूप ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो माँ। अंबिका कहती है, क्या बात करूँ? मलिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका बोलता है, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ इसे ले लेती है, सूप ले लेती है, और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली होती हूँ क्या? मलिका कहती है, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी।
फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख आती है। ठीक है, मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो क्या? कभी तो मेरी, ठीक है, भर्त्सना करते हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पीठ के पीछे से उसके गले में बाँह डाल देती है। पीठ के पीछे से, मम्मी को पीठ के पीछे, जैसे हम लोग दुलार प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, पीठ के पीछे से पकड़ लेते हैं बच्चों को, मम्मी को जिसे छोटे थे। मुझे बताओ तुम कितनी गंभीर क्यों हो माँ? अंबिका बोलती है दूध ओटा दिया है, दूध गर्म कर दिया, ठीक है, शक्कर मिला दिया, चीनी मिला, पी लो, ठीक है। मल्लिका बोलती नहीं, तुम पहले बताओ माँ। अंबिका और जाकर थोड़ी देर, ठीक है, तलब और विश्राम कर लो, ठीक है, अब मुझे अभी, बोलते तुम अभी जाके विश्राम थोड़ा कर लो। मल्लिका नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ, मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों की पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम, ठीक है, क्या है, रोम अभी तक सीजे हुए, मतलब रोम सिहर गया है। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। मम्मी से होता है। अंबिका कुछ ना कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चेकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उनकी ओर देखती रहती है कि मम्मी क्यों रोई। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका कहती बैठे बैठे माँ, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया नहीं जाता माँ। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ ठीक है, कोलाहल और घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है। कहाँ? दूर कुछ उधर से घोड़ों आ रहा है, ठीक है, और घोड़े का टाप सुनाई दे रहा है। कौन आ रहा है तो आगे देख लेते हैं, नीचे पैसा आ रहा है। हाँ, यहाँ हो गया था। अंबिका उठकर, क्या है, अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका ये कौन है, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका कहती है संभवतः राज के कर्मचारी हैं। मल्लिका ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब मल्लिका जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों, ठीक है, कभी वर्षों में ये यहाँ आकृति दिखाई देती है। अब यहाँ थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। क्या होता था, यही आकृति, यही चीज़, जब कुछ काम होता, कुछ इंपॉर्टेंट होता, जिससे कुछ महामारी सब फैलता, तब घोड़ों का आवाज़ सुनाई देता था, और आज सुनाई दिया, और जब भी ये सब सुनाई दिया तब तक अनिष्ट हुआ है, अंबिका का कहना है। और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती, कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछले महामारी में जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई तब भी मैंने यह आकृति यहाँ सुनी थी। तब पिछले महामारी में इसका पिताजी का मृत्यु हुआ था, ठीक, महामारी से मृत्यु हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग। आकृति यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका ना जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर, ठीक है, छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाह से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका माँ तुमने बात नहीं बताई। मल्लिका पल भर उसे अस्थिर दृष्टि से देखती रहती है, उसकी आंखें झुक जाती है। अंबिका कहती है अग्निमित्र, ठीक है, क्या है, अग्निमित्र आज लौट आया है। अग्निमित्र आज लौट आया है। और अग्निमित्र कौन है? तो अग्निमित्र है जो मल्लिका का रिश्ता देखती है। अंबिका द्वारा भेजा गया दूसरे प्रदेश में कि मल्लिका वास्ते कहीं रिश्ता देख के आओ, लेकिन कहीं रिश्ता मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? काहे कि सब जगह फैल चुका है बात कि मल्लिका पहाड़ियों में, वादियों में, घाटियों में कालिदास के पास अकेले घूमती है, इसीलिए हर एक प्रदेश में फैल गया। इसीलिए इससे शादी करने के लिए कोई रेडी नहीं होता है। अब देखते हैं, मल्लिका अग्निमित्र का आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी हो जाती है। मल्लिका बोलती है लौट आया है कहाँ से? अंबिका जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका तुमने भेजा था? होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास जाती है कि मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। कर्मश स्वर में और उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए यह प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं, ठीक है, निरर्थक का वार्तालाप करता, मैं फालतू का बात करता हूँ। आप जानती हो कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्यों शादी नहीं करना चाहता? क्योंकि कालिदास से प्रेम करती हैं। अंबिका धान को मुट्ठी में लेकर जैसे मसलती हुई, ठीक है, मसलती हुई छाछ में
गिराने लगती है थोड़ा सा गुस्से में, ठीक है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं या तो कहते हैं, ठीक है, मतलब रेडी नहीं है। मल्लिका, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉट डॉट है, मतलब कालिदास के पास घूमता है वो सब अफवाह, ठीक है। क्या अफवाह है तो हकीकत, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का। मल्लिका का जीवन अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए हो गया। अब हम लोग यहाँ आगे चलते हैं। अंबिका, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है। मल्लिका सिर झटकर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही माँ, मैं दूसरों का अधिकार। मल्लिका, तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा, ठीक है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका कहती है, ऐसा क्यों कहती हो माँ, तुम मुझे, ठीक है, समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती। अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। ठीक, अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा गया। मल्लिका बाहें, ठीक है, मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर, ठीक है, उन पर सिर टिका देती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ अपवाद होता है, मैं जानती हूँ माँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। ये सब चीज़ जो प्यार की भावना में पढ़ते हैं अधिकतर बच्चे या तो बच्चियाँ ये सब चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है, माँ बाप का खुशी। तो इसीलिए यहाँ बोलते हैं कि मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, जो कोमल है, अनश्वर है, ठीक है। क्या कहती है कि मैं अपनी भावना में भावना का वर्णन किया हूँ, ठीक है, मेरे लिए वह संबंध सबसे संबंधों से बड़ा है। कौन? प्रेम का संबंध, ठीक है। कालिदास के अपने भावनाओं को भावना में वर्णन किया हूँ, समझ सकते हैं शब्दों का गठन। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करते हैं जो पवित्र है, जो कोमल है, जो नश्वर है। बहुत इंपॉर्टेंट सब पूछा गया है, ठीक है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खींची जाती है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से, ठीक है, तृष्णा होती है, मतलब तृष्णा दुख होती है, घृणा होती है, ठीक है। पवित्र, कोमल और नश्वर हूँ। अनश्वर, हाँ, बोल ऐसा होता है भावना। बोलती है मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती। अंबिका बोलती है, अंबिका क्या, तुम जिसे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ भी थोड़ा कलर कर दे रहा हूँ। बोलती है अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना है और आत्म प्रवचना। भावना में भावना का वर्णन क्या है। मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्णन क्या होता है, उसे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है भावना में भावना का वर्णन। हाँ, भावना में भावना, अब इसका अर्थ क्या है, इसका कहने का मतलब कि भावना में भावना का अर्थ क्या है, अब क्या कहना चाहते हैं। और जब तुम ऐसा कहती हो तो फिर इससे क्या जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी आपकी भावनाओं से। सिर्फ प्रेम भावनाओं से नहीं होता ना। कोई अपनी मम्मी पापा या पिताजी क्यों किसी बेरोजगार या तो ऐसा नहीं, मतलब क्यों ऐसे किसी पुरुष से दे जिसकी पुत्री का या तो बेटी का खाने का ठिकाना ना रहे। वो सिर्फ क्यों कालिदास अभी कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ क्या कर मामा के आस पे रहता था और रचनाएं लिखता था, और उसमें रचनाएं लिखने से कुछ पैसा उसे नहीं आता था। तो उस तरह से कैसे कालिदास उसको रख सकता, कैसे जीवन यापन कर सकता, इसीलिए एक माँ का टेंशन था, द्विधा था या, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है, ठीक है। अब इसके बाद फिर मल्लिका कहती है, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो कुछ है। बोलते कि जीवन की स्थूल मतलब बड़ी बड़ी इच्छाएं तो सब कुछ नहीं होता, मतलब यही कहते हैं ना जो भोजपुरी में आजकल चलता है, नून रोटी खा के भी रह लेंगे, मतलब क्या कहें, छोड़िए हटाइए, हम लोग उस पर नहीं चलेंगे। अब जीवन क्या है, जब तक बड़ी बड़ी इच्छाएं ना रखो, उसके पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत ना करो,
छोटे छोटे छाए तो जानवर भी छोटे छोटे छाए रख के जीता है, तो फिर क्या इंसान है। अंबिका फिर धान का फटकने लगती है। अंबिका होगा, ठीक है, होगा मैं नहीं जानती। अंबिका बोलती होगा फिर मैं नहीं जानती, ठीक है। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका सोच तो यह है कि माँ, सोच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। क्या संदेह की दृष्टि से देखता है, किसको, तो कालिदास को। अंबिका ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिलती रहती है, मैं उसे घृणा करती हूँ। क्या, कौन बोलता है कि मैं उससे घृणा करती हूँ, कालिदास से। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवेशता की रेखाएं एक साथ खींच जाती है। मल्लिका कहती है, माँ अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है ना। उन लोगों को उससे क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, मुझे है उसका प्रभाव, ठीक है, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है, कह रहा है, ठीक है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास की शब्द सुनाई, ड्योढ़ी मतलब आंगन की दीवार, ठीक है, ड्योढ़ी की ओर से, ठीक है, कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती है, वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर को चल देती है। तो ड्योढ़ी, कालिदास का आवाज क्यों सुनाई दिया, तो कालिदास ने क्या किया था, कालिदास ने कि हिरण शावक को बचाया था, ठीक है। बोलता है, मल्लिका ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी। मल्लिका बोलती है, ठहरो माँ, तुम क्यों चल दी। मल्लिका, माँ का जीवन भावना नहीं क्रम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। माँ का जीवन, अंबिका कहती है कि माँ का जीवन भावना नहीं क्रम है, उसे घर में बहुत कुछ करना है, चली जाती है। कालिदास के एक, फिर यहाँ से देखिए क्या है, कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हिरण शावक मतलब हिरण का बच्चा, ठीक है। और हिरण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है, और हिरण शावक के शरीर से क्या, लहू टपक रहा है। कालिदास बोलता है कि हम जिएंगे, हिरण शावक को बोलता है, हम जिएंगे हिरण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे, हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं, ठीक है। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियां का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है, हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल, ठीक है, आस्त्रन पर, ठीक है, विश्राम करेंगे, हमारे अंगों का घृत का लेप होगा, मतलब हमारे अंगों में घृत का लेप होगा, मतलब दवाई का, जड़ी बूटी। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कल हम फिर जंगलों में कोमल दुर्वा खाएंगे, कोमल पत्तों खाएंगे, दवाई खाएंगे, खाएंगे ना। वो पूछता है हिरण शावक को। मल्लिका अपने को सहज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, यह आहत हिरण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया। मल्लिका पूछती है, क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी हो गया। दक्षिण की तरफ क्या था, तो दक्षिण की तरफ बहुत ज़्यादा जानवरों का शिकार होता था, ठीक है। वही बोलते दक्षिण की तरफ यहाँ भी। कालिदास आज ग्राम प्रदेश में एक नई आकृतियों देखा जा रहा है, नई आकृति। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हिरण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो ठीक है, किसकी भाजन में ले जाऊं। मल्लिका बोलते हैं, माँ ने दूध लौटा कर रखा है, देखती हूँ उसको। क्या, मल्लिका दूध लाने गया है, दूध देने के लिए बच्चा को, ठीक है। चलिए, चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज्य कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती हैं कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, ठीक है। वर्षा के रोमांच के बाद तुम्हें यह सब बहुत विचित्र लगा, मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा, ठीक है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है, कालिदास को बता देते। कालिदास हिरण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने, ठीक है, ना जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बांध, ठीक है, छोड़ने बिना कैसे। यह
कुलांच ठीक है, भरता मेरी गोद में आ गया है। मैंने कहा मुझे वहाँ ले चलता, ठीक है, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसकी सी स्नेह मिलेगा। इसके बाद मलिका की ओर देखता है। मलिका दूध लिए पास आ जाती है। मलिका बोलती है, सच सच माँ आज बहुत रुष्ट है, बोलते कालिदास को बता रहा है। लेकिन कालिदास क्या मतलब जैसे आजकल हम लोग कहते हैं ना कि सिंसियर व्यक्ति जैसा नहीं लगता है जो, तो क्या बोलती मलिका कि माँ सच बता रहा हूँ, आज माँ बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षों में, ठीक है, वर्षा में मैं तुम्हारे साथ ही, नहीं तो इस तरह भी करना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। माँ को अपवाद मतलब जो चल रहा है भनक, उसको माँ को बहुत चिंता होती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो, ठीक है, मतलब देख रहे हैं, डायरेक्ट इग्नोर ही कर दे रहे हैं। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मलिका हिरण शावक के बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। ठीक है, हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अश्व पिएंगे। ठीक है, हम दूध अवश्य, ठीक है, अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास आ जाता है। कौन? राजपुरुष दंतुल। ठीक है, क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण का मुंह दूध से मिला देता है। हिरण का मुंह मतलब दूध पिलाने के लिए ऐसा ऐसे ऐसे। ठीक है, दंतुल बढ़कर उनके निकट आ जाता है। दंतुल क्या उनके बढ़कर निकट आ जाता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो क्या? दंतुल ने इसका शिकार किया था। ठीक है, वही बोलता है दंतुल की दूध पिला के इसका मांस और कोमल कर देना चाहते हो क्या? कालिदास और मलिका चौंक कर उसे देखते हैं। मलिका हिरण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। कालिदास बोलते हैं कि जहाँ तक हम जानते हैं हम लोग परिचित नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसा हुआ? पूछ रहा है। दंतुल एक बार मलिका की ओर देखता है और फिर मलिका की ओर, ठीक है, दंतुल एक बार मलिका की ओर देखता है फिर कालिदास की ओर। ठीक है, दंतुल, कैसी आस, ठीक है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। ठीक है, हमारा कभी एक परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण को उठा ले जाने, ठीक है, ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? या तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्हों बने, मतलब रक्त जो खून निकल रहा था उसको देखते देखते दंतुल आ गया। ठीक है, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में तुम्हारा, ठीक है, अनुसरण कर पाता, मैं खोज पाता तुम्हें? कालिदास बोलते हैं कि देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। ठीक है, हंसी से हंसता है दंतुल। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास बोलते हैं मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाएं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? मतलब बोल रहा है कि क्या जब वेशभूषा देख के तुम नहीं पहचानते, क्या मेरा ललाट पे लिखा है कि मैं कहीं बाहर का हूँ? सामुद्रिक विद्या मतलब कालू जादू। ठीक है, कालू जादू टोना। मलिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। ठीक है, मलिका, तुम्हें ऐसा ठीक है, लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हिरण शावक, ठीक है, जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास बोलता है इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। हिरणों का आखेट मतलब द्वंद्व खेलना नहीं जाता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। ठीक है, दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हैं? तो कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, ये जानकर आश्चर्य हुआ। ठीक है, यहाँ बोलते हैं दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। कुछ देर हो रही है। ठीक है, बोलता है कि मुझे देर हो रही है, यह दक्षिण, ठीक है, हिरण शावक मुझे दे दो,
क्यों देर हो रही? क्योंकि कालिदास को खोजने के लिए आया था। कालिदास या हिरण शावक इस, ठीक है, पार्वतीय भूमि की संपत्ति है, मतलब पर्वतीय भूमि का संपत्ति है, ठीक है, राजपुरुष और इसी पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मलिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आसन पर रख देती है, ठीक है। रुकिएगा थोड़ा, बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, शब्द दिक्कत हो रहा था। हाँ, अंबिका सहसा अंदर से आती है, ठीक है, अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका कहती है इस घर के तल्प और, ठीक है, आस्तरण, ठीक है, हिरण शावकों के लिए नहीं है। अंबिका की माँ बोलते हैं कि इस सब घर के तख्त, मतलब बैठने की जगह, ये सब क्या है, हिरण शावक के लिए नहीं है, ठीक। मलिका तुम देख रही हो माँ? अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्पों और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं, ठीक है। क्या बोलता है? बोल रहा है कि तब बैठने के लिए, हाँ, मनुष्यों को सोने और बैठने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास इसे मुझे दे दो। मलिका दूध का भाजन नीचे रख देती है और ठीक है, बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है, ठीक है। इसके लिए मेरी बाहों का, ठीक है, आस्तरण नहीं पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊँ। कालिदास बोलता है, ठीक है, द्वार की ओर चल देता है। दंतुल और राजपुरुष दंतुल बोलता है और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा, मतलब बोल रहा है कि तुम ले जाकर मैं देखते रहूंगा, मार ना दूंगा। कालिदास बोलता है यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बोलता है कि यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, मारोगे क्या करोगे। बोलता है बिना, ठीक है, बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चल देता है, ठीक है, चला जाता है। दंतुल बोलता है राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या है? दंतुल बोलता है राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसके परिचय तुम्हें देना अवश्य होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल इसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः, दंतुल संभवतः, क्या संभवतः कहने का मतलब, क्या प्लान है तुम्हारा? तो तलवार की मुड़ पर हाथ, ठीक है, रखे इसके पीछे जाना चाहता है। मलिका शीघ्रता, ठीक है, शीघ्रता से द्वार के सामने आ खड़ी हो जाती है, ठीक है। मलिका ठहरो राजपुरुष, ठीक है, हिरण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, इसके लिए ठीक है, संवेदना का। कालिदास निशस्त्र, ठीक, कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। बोलता है कि कालिदास, जैसे नाम मलिका के नाम मुंह से जैसे सुना कालिदास, वैसे दंतुल बोलता है कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था, मैं वे कालिदास है? मतलब मलिका हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल बोलते कैसे जानता हूँ? उज्जैनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के, कौन सा रचना, ऋतु संहार कहाँ लिखा रहता है? गांव में लिखा रहता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है, मतलब सभी लोग जानते हैं। मलिका उज्जैनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राज्य कवि का आसन देना चाहता है। आचार्य रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। कौन? तो वर रुचि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उज्जैनी ले जाने के लिए कौन आता है? तो वर रुचि आता है, ठीक है। कालिदास को ले जाने के लिए कौन आते हैं? वर रुचि आता है। अब बोलता है कि मलिका सुनकर स्तंभित सी हो रह जाती है, ठीक है। मलिका उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल मुझे खेद है, मैं उनके साथ, ठीक है, अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है, ठीक है। मलिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था, जिस बर्तन में पहले दूध रखा था, उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे स्थिर, ठीक है, अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मलिका निचला होठों दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। मलिका तुमने सुना माँ, राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है, ठीक है। हाँ चलिए। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र, मलिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें ठीक है, शक्कर मिला दी है।
अंबिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य, ठीक है, आतिथ्य, मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं, मैं चाहता हूँ सारे संसार। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है, ठीक है, तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? पात्र, ठीक है, पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी बेटी। मल्लिका कहती है कि तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, कितनी निष्ठुर हो। तुमने सुना नहीं, राज, ठीक है, राज उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रही, नाराज ही हो उसको लेके। अंबिका बोलती है, दूध पी लो और फिर वर्षा में ठीक है, भीगने का मुंह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, आस्तरण बिछा दूं। आस्तरण मतलब वही बेडशीट से बिछा दूं। मैं जैसे निष्ठुर हूँ रहने दो, मैं जैसी निष्ठुर हूँ वैसे ही रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाँह डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैं कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? मल्लिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध के पात्र उनके हाथ से लेकर एक घूंट में पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ? अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, ठीक है, अब उठ जाने दो, ठीक है, मुझे बहुत काम करना है। उठाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोकते रहती है। मल्लिका, नहीं उठ, ठीक है, नहीं उठो, नहीं उठो, नहीं, ठीक है, इसी तरह बैठी रहो। राज्य इन्हें सम्मान दे रहा है माँ, इन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा, ठीक है। सहसा अंबिका की गोद से हटकर बैठ जाती है, ठीक है। उस व्यक्ति को, किसको? उस व्यक्ति, कालिदास व्यक्ति को, जिसे उनके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, ठीक है, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिला है जिसको। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना, ठीक है, निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? तुम इतने संबंध, ठीक है, बोल रहे, क्यों तुम उनके संबंध में, ठीक है, उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका, मेरी यह, ठीक है, व्यवस्था बीत चुकी है, जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। बोलता है कि देखो, कहते हैं ना कि जो अब हमारे मम्मी पापा क्या है, हम लोग से ज़्यादा अनुभवी हैं, और वो कुछ सोचेंगे तो वो गलत नहीं सोचेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे वो समझ नहीं रही। मल्लिका बोलती है, अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारे यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष दिखती है। मल्लिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहाँ द्वेष है वहाँ अवश्य वह दोषी दिखता है, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोषी दिखता है। मल्लिका, उन्हें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है। क्या व्यक्ति आत्मसीमित है? संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। कैसा? बोलता, संसार में उसे अपने सिवा और किसी से मोह नहीं। ये बिल्कुल सही साबित होता है आगे चलकर। मल्लिका, इसलिए कि वे मातुल के गोए ना हाँक कर बादलों में खोए रहता है। गाय ना हाँके, गौ मतलब गाय नहीं चराने के छोड़ के क्या करता है, पहाड़ों में बादलों में घूमते रहता है, ठीक है। वही कहता है अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गाँवों से, ठीक है, गाँवों से प्रयोजन नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मैं केवल ठीक है, अपने घर को देखकर कहती हूँ, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका कहते, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका बोलते, मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारे उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उससे कोई नाम नहीं देती।
ठीक है, अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है, अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है पर अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं, परंतु लोग उसे, यहाँ क्या कहना चाहता है कि आप उससे प्रेम करते हैं, लेकिन लोग पूछेगा तो वो क्या नाम देंगी, प्रेम कोई नाम नहीं होता, क्या कहेंगी कि वो प्रेमी है, नहीं, ऐसे समाज में रिश्ते नहीं बनते ना, प्रेमी से कहने से क्या, या तो शादी करो, और शादी करने के लिए क्या अंबिका सोचती कि कालिदास रेडी नहीं होगा, और रेडी नहीं होगा, और एक तो कालिदास के पास कुछ है भी नहीं, इसलिए तो वही बोलता है अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं, यदि वास्तव में उसका, ठीक है, उसका मुझसे भावना का संबंध है तो वह क्यों, ठीक है, तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। देख लिया, वही बात आया। मल्लिका, तुम उसके प्रति सदा अनुदार, ठीक है, अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है, मातुल के घर में, मातुल मतलब मामा के घर में उनकी क्या दशा रही है, इस, ठीक है, साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसी की जा सकती है। यदि विवाह की कल्पना नहीं की जा सकती तो फिर प्रेम क्यों किया कालिदास ने। चलिए ये सब बात हम लोग आपस में बोल लेते हैं, लेकिन लेखक है अंबिका। और अब जब कि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा तो मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर, अब बोल रहा है कि जब अब तो हीनग्रस्त नहीं रहेगा ना अभाव, क्योंकि राजकवि का आसन मिलने वाला है उसको, तब तो आ ही जाएगा, तब क्यों कर लेगा ना। मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों ओर देखती रहती है। किसी संबंध से ठीक है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव से पूर्ति उससे बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। क्या बोलता है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ठीक है, क्या कहने का प्लान है कि किसी संबंध के बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका कहती, क्यों, विलोम भी ऐसा ही कहता था, विलोम कैसा तर्कपूर्ण बात करता था, इसीलिए कहता है उस मल्लिका, यह तुम्हारी भाषा नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका, ठीक है, ठीक है, अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हारे साथ इस, ठीक है, उसका उतना ही संबंध है कि तुम एक, ठीक है, उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, मतलब वह सिर्फ अपने से प्रेम करने के लिए तुम्हें रखा है, ठीक है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे प्रति उसका क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी। और यही बिल्कुल सही होता है कि इसके घर में एक टाइम का खाने का भी नहीं होता है। तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित हो, हाँ ये हो गया, तुम्हारी भावना उस प्रश्न का, ठीक है, समाधान कर देगी, भावना समाधान कर देगी, फिर वह दो, ठीक है, फिर कह दो यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह ठीक है बीता ही है, आगे के भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उसके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका, ठीक है, मातुल बोलती है, अंबिका घर में हो कि नहीं। अंबिका और मल्लिका, ठीक है, अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती है। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है, मतलब जल्दी जल्दी भाग की जल्दीबाजी में आता है। ठीक है, मातुल हो मातुल हो, घर में ही हो ना। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ आर्य। मातुल बोलता है, मैंने इस पाला, ठीक है, मातुल बोलता है, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह, ठीक है, कुलद्रोही बने। क्यों, क्या कि ये इसलिए मातुल बोल रहा है क्योंकि कालिदास जाना नहीं चाह रहा था उज्जैनी राज्य। ठीक है, बोलता है, परंतु मल्लिका बोलती है, परंतु उन्हें तो सुना है राज की ओर से सम्मान किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल क्या बोलते हैं, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। ठीक है, आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं,
ठीक है। मातुल मैं ठीक कर रहा हूँ, आचार्य कल ही उसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। ठीक है। मलिका क्या करते, मलिका किंतु इसके बाद बोलते हैं मलिका दो रथ, ठीक है। मातुल बोलता है दो रथ रथवाह, ठीक है, रथवाहक और 4 अश्वरोही, मतलब रथवाहक आया, 2 रथवाहक आया, ठीक है, रथ आया 2 और 4 अश्व घोड़े उनके साथ आए, ठीक है। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे परपितामह के एक द्रोही क्या है, दोहित्र का पुत्र गुप्त राज की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका तुम अपने भागिने की बात कर रहे हो, अपने भागिने की बात, ठीक है। भागिने मतलब कालिदास का बेटे। मातुल उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, ठीक है, वंश परंपरा का सम्मान देख रहे हो, और वे वंशावंत, ठीक है, वंशावंत कहते हैं। इसके बाद फिर अब इतने ही रहने देते हैं इस पेज भर, क्योंकि मैं भी थक गया थोड़ा। मुझे यह सामान नहीं चाहिए, ठीक है। मलिका ठीक है सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकवि मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, कालिदास बोलता है, वही बोल रहा है उसने। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मलिका कुछ क्षण विस्मित सी खड़ी रहती है। मलिका कहती है वे राजकवि सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल थे मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल ही क्या है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कहता है ये बात, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्रय विक्रय की बात क्या है, सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य क्या है। देखो ये बात सही हो जाता है। पुरस्कार इसलिए दिया जाता है क्योंकि पुरस्कार से क्या होता है, लेखक लोग, कवि लोग उत्साहित होते हैं, ठीक है, जिनके रचना मिलते हैं कि इतने श्रेष्ठ रचना है जिसको पुरस्कार मिला, तो इसीलिए तो लिखते हैं ना। मलिका कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, ठीक है। मलिका बोलती है कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी, ठीक है, कुछ सोचती सी अपने, ठीक है, अंशुक को उंगलियों में मसलने लगती है। अंबिका मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। क्यों, अंबिका कहती है क्योंकि जानता है कालिदास स्वार्थ भाव है, इसे अपना स्वार्थ देखता है, वो जानता है अपना स्वार्थ वहां पे जाएगा ही, ठीक है। हाँ यहाँ पे थे ना अंबिका, हाँ ये हो गया। मातुल कहता है अवश्य जाएगा, मातुल अवश्य जाएगा। वे लोग, ठीक है, इसके अनुचर हैं जो, ठीक है, अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। क्या बोलता है कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रश्न होना चाहिए कि तुम्हारे, ठीक है, भगिने मतलब भगिना, ठीक है, लोक नीति में, ठीक है, निष्णात है, ठीक है। इसके बाद मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल यह लोक नीति है, तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों एक ही का अर्थ है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। मातुल यह लोक नीति है, तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों एक ही अर्थ है। फिर टहलकर क्या बोलता है, फिर टहलने लगता है। इसके बाद जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सामान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और बदला गया तो यदि बदल गया तो बदल गया, नहीं मिलेगा फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं। एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। सम्राट रुष्ट ने, निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप क्या करते हैं, बाहर से आते हैं, निक्षेप बोलते हैं। निक्षेप मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौटकर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना। निक्षेप परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। मातुल यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया।
वह नहीं आया, यह कहा तुम्हारे समझ में आ गया, लेकिन तुम यहाँ देखने तुरंत आ गए कि मैं कहाँ आया हूँ। निक्षेप, किंतु मातुल, मातुल किंतु क्या, मातुल मूर्ख है, बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो। निक्षेप, नहीं मातुल। इसके बाद मातुल, मैं मूर्ख नहीं हूँ, ठीक है। मातुल बताए, मैं मूर्ख नहीं, तो निश्चित ही मूर्ख, तुम निश्चित ही मूर्ख हो। आचार्य ने कहा है क्या, निक्षेप बोलता है उन्होंने कहा कि आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहता है। फिर यहीं पे आज हम लोग अपना क्लास रखते हैं, फिर अगला क्लास में चलते। क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये 2-3 भागों में कंप्लीट हो जाएगी।